वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन यानी कोई भी रिएक्शन होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी होती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो वो क्या होती है? देखिए, जब हमारी कोई भी रिएक्शन होती है वो क्यों होती है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं, उसमें कोलिजन होती है, वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कोलिजन की वजह से वो जो है रिएक्शन होती है। लेकिन कोलिजन क्या सफिशिएंट है? कोलिजन क्या ऐसे ही हो जाता है? तो कोलिजन ऐसे ही नहीं होता है कि हम आपने दो रिएक्टेंट लिए और कोलाइड करके, ऐसे नहीं। उन्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जो हर एक कोलिजन होता है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता, उससे पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होती है। कोलिजन करवाने के लिए कुछ एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनकी पर्टिकुलर वैल्यू से उन्हें थोड़ी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सपोज कीजिए आपने वाटर बॉईल करना है, तो आप क्या करोगे? अगर आप उसको सनलाइट में रख दोगे वो बॉईल हो जाएगा, सन की रोशनी नहीं होगा। आप उसे कुछ एनर्जी दोगे, उसे हीट दोगे ताकि वो बॉईल हो, उसे उसका टेम्परेचर दोगे, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ताकि वो बॉईल हो। तो सेम यही एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की। तो उसके लिए एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है। उसमें क्या होती है? एक होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये क्या होती है कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कितनी मिनिमम, कम से कम एनर्जी जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करते हैं। यानी कम से कम एनर्जी मॉलिक्यूल को चाहिए कि वो कोलाइड कर सके, एक ऑर्डर में भी अपने आपस में कोलाइड कर सके और इफेक्टिवली कोलाइड कर सके, जिससे एक रिएक्शन हो। तो ये होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जिस पे वो कोलिजन कर सके, कम से कम वो एनर्जी जिस पे वो कोलाइड तो कर सके कम से कम। नेक्स्ट, कि अगर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ज्यादातर जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी बहुत कम होती है, यानी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से भी कम होती है वो, जिस वजह से वो रिएक्ट नहीं करते। तो अगर हम उनके लिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए सनलाइट ही काफी होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको सनलाइट से ज्यादा हमें एक्सटर्नल हीट या लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे हीट या लाइट प्रोवाइड करने से वो रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो रिएक्ट करते हैं। और वो जो एनर्जी रिएक्ट एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि यूज करते हैं, वो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है थ्रेशहोल्ड वैल्यू से। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? अब हमने थ्रेशहोल्ड एनर्जी देखी, अब हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कि वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या थी जिसपे वो स्टार्ट हो जाते हैं कोलाइड करना एक दूसरे से, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उनको जरूरत है कोलिजन के लिए। लेकिन थ्रेशहोल्ड की एनर्जी से भी ज्यादा उनको एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी कि वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल हो सके थ्रेशहोल्ड वैल्यू के। तो क्या होगी कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं ताकि जो एनर्जी है वो इक्वल हो सके थ्रेशहोल्ड वैल्यू के, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट्स की, उसके। अब जैसे कि हमारे पास दो रिएक्शन है, अब NO अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2NO2 प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे ही अगर CO O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2CO2 प्रोड्यूस करेगा। ये जो रिएक्शन होती है फास्ट रिएक्शन होती है, और ये दूसरी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा जो है उसकी फास्ट रिएक्शन के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, यानी ऑपोजिट होते हैं कह सकेंगे। लेस एक्टिवेशन एनर्जी होती है तो फास्ट रिएक्शन होती है, अगर ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी होती है तो स्लो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में 2NO जब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2NO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये फास्ट रिएक्शन है। इसमें क्या है? लो एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से ये जो है फास्ट रिएक्ट कर रहा है। ये स्लो है तो इसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं जो कि
पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स, ये है रिएक्टेंट्स जिसे कि ER से रिप्रेजेंट किया गया है। अब धीरे धीरे जब पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसे बोलेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे बोलेंगे, यह वाला पॉइंट जिसे बोलेंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो ये क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जिसे ET से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये यहाँ से इसके बाद क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जिसपे मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या एनर्जी बैरियर इसे बोला जाता है। उसके बाद ये जो है डिक्रीज होने लग जाता है और डिक्रीज होके इस फॉर्म में, अब ये यहाँ से ये यानी कि रिएक्टेंट से लेकर, ये हमारा रिएक्टेंट से लेकर ऊपर तक, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है यहाँ तक, ये जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला डिफरेंस, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसे EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, कितने रिएक्टेंट को जरूरत पड़ी है एनर्जी की एक्टिवेट होने के लिए, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो इवॉल्व भी करता है। ये ग्राफ जो है बाद में डाउन आ गया, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो गैप है, ये गैप रिप्रेजेंट करता है डेल H को। डेल H जितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसे EP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, कोलाइड होने के बाद प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो होती है, ये होती है हमारी एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है, और ये जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये होती है हमारी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये हमारी रिएक्टेंट्स की, और ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, AA और BB। तो ये जो है AB हमारे क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट हैं। और ये जो रिएक्टेंट हैं A और B आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये जो है, ये क्या है, एक्टिवेटेड, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद आपस में ये इंटरमीडिएट है, बीच की स्टेज है, और उसके बाद यहाँ पे 2AB जो कि प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि ये वाला पॉइंट बीच वाला ये है। उसके बाद वो ग्राफ डाउन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाए, जिससे हमारे प्रोडक्ट बनता है। एक्टिवेशन जो थोड़ी एनर्जी जो है इवॉल्व हो रही है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है। सेम HH और II है, कोई भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये H और I आपस में क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं मिलके, और फिर HI और HI आपस में जोड़ ये अलग से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है प्लस जो एनर्जी प्रोसेस होती है रिएक्टेंट से, वो होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।